जी मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को अभिवादन। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन का जो मसला चल रहा है, वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब मैं आपको कह सकता हूँ कि ये बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। ये मसला अब बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है और उसकी कीमतें अलग-अलग जो पक्ष हैं, वो अपने-अपने तरह से अपनी-अपनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप जानते हैं कि मैंने आपको कल कोई वीडियो आपके साथ नहीं किया था, क्योंकि कल जो कुछ भी चल रहा था कल जो कुछ भी चल रहा था, उसमें मुझे ये लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ थी। और गड़बड़ क्या थी दोस्तों? गड़बड़ ये थी कि जो बातचीत चल रही थी वहाँ लंदन में, वहाँ पर मुझे सीरियसली ये लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। और वहाँ पर जो हो रहा है, वो किसी मतलब जो दिखाया जा रहा है, वो नहीं है। जो दिखाया जा रहा है, वो नहीं है, दरअसल बात कुछ और है। और इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो चीज़ें ख़त्म हों, ताकि हम अपनी बातचीत को सलीके पर लेकर आ पाएँ। और वही आज जो है बात सामने आ गई। क्या हुआ? कल वहाँ पर बड़े-बड़े बोल बोले गए, बड़ी-बड़ी बातें बोली गईं। सबने तीस मरखा बनने की कोशिश की। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जो कि दरअसल यू नो अपने घर के अंदर ही कमज़ोर हैं, सरकारों का पता नहीं कब लुढ़क जाए, कब ना लुढ़क जाए, वहाँ पर स्थिरता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये भी आप जानते हैं। यूके की अपनी जो मुश्किलें हैं, सो अलग, इस समय इकोनॉमिक मुश्किलों की जो बात बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद 1 बिलियन की वहाँ पे 1 बिलियन की, ज़रा इमेजिन कीजिए कि यूरोप के जो ईयू के 30 27-28 मुल्क हैं, है ना? उनमें से जो जो रकम इमीडिएटली जो देने की बात की गई यूक्रेन को, वो क्या थी? कुल 1 बिलियन समथिंग, 1 बिलियन से कुछ ज़्यादा। तो आई मीन आप कल्पना कीजिए, इससे आपकी पता लगती है कि नीयत क्या है और आपकी हैसियत क्या है। लेट्स पुट इट दिस वे, अगर आपको ब्लंटली यही बात कहनी हो, तो फिर हैसियत आपकी ये है कि आप एक झटके में 27 मुल्क मिलके और आप 1 बिलियन दे पा रहे हैं। मगर इससे पहले मैं एक और बात कहूँ, इसी में कल एक और कमाल की बात हुई। इसमें जॉर्जिया मेलोनी को भी बुलाया गया था, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी बुलाया गया था। और जॉर्जिया मेलोनी ने वहाँ पर कल जो बात कही, उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसने जो उस मुलाकात में कहा, उसने कहा कि यूक्रेन की कीमत पर यूरोप अमेरिका से अपने संबंध नहीं खराब कर सकता। आप जरा कल्पना कीजिए इस बात के मायने कितने हैं। उसने कहा यूरोप के लिए, यूरोप की जंग बंद कराने के लिए, यूरोप के लिए सॉरी, यूक्रेन के लिए यूरोप अमेरिका के साथ में अपने संबंध नहीं खराब कर सकता, कम से कम आज की तारीख में। ये सबको अंदाजा हो गया है कि अमेरिका अगर आज आपसे हाथ धो रहा है, तो कभी भी धो सकता है। और इसके लक्षण बहुत पहले से नजर आ रहे थे। यूरोप जागा नहीं है अपने वक्त पर, लेकिन आपको मैं बताऊं कि यूरोप के तमाम मुल्कों में, कम से कम कुछ बड़े मुल्कों में, ये बात पहले से ही घर कर रही थी कि अमेरिका दरअसल हमारा इस्तेमाल कर रहा है। मैक्रोन की वो स्टेटमेंट कभी ना भूलिएगा, जो उसने पिछले साल दी थी, जब उसने कहा था यूरोप कैन डाई। हम्म तो उसके बड़े सारे मायने थे, उसके बहुत सारे शेड्स थे उसकी बात के, जिनमें ये पक्ष भी आता है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो आगे देखें, अब आज क्या हुआ है? ज़रा सोचिए कि वो यूरोप के मुल्क जो बैठे थे कल अमेरिका में, जो मुलाकात हुई ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच, और वहाँ जो फियास्को हुआ, वो सब आपने देखा, मैंने भी आपसे बात की खूब उसके ऊपर। उस घटना के बाद में बड़ा तमाशा किया गया कल, बड़ा विरोध जताया गया ब्रिटेन की तरफ से एंड ऑल दैट। मगर अंततः तमाम मीटिंग में जब सारे यूरोपीय देश बैठे, तो निकला क्या? बाबा जी का व्हाटएवर। क्यों? बात ये निकल कर आई कि भाई साहब, अमेरिका ज़रूरी है। अमेरिका के बिना हम कुछ नहीं है। हमें अमेरिका का बाज़ार भी चाहिए। और अगर हम ये मान लें कि अमेरिका हमारे साथ संबंध खराब कर रहा है, या कि अमेरिका भरोसे का साथी नहीं है, तो भी हमें अपने आप को अमेरिका से अलग होने के लिए वक़्त चाहिए। हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और उस तैयारी के लिए फ़िलहाल अमेरिका का हमारे साथ बना रहना ज़रूरी है। ओके, अगर ऐसा है, अगर ये करना है, तो फिर कैसे किया जाए? तो भई ऐसे में करना ये कि जो अगर अमेरिका एक जानवर है, अगर अमेरिका एक जानवर है, तो उसे चारा चाहिए। जो चारा चाहिए, वो चारा उसे दे दो। यानी यूक्रेन। उसने कहा यूक्रेन जाने तुम जानो। उसने कहा भाई जाओ, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनको कल कह दिया गया कि मियाँ बात सुनो, अमेरिका के साथ पास जाओ और अपने चीज़ें ठीक करो। और कोई रास्ता नहीं है। सिवाय इसके कि आप अमेरिका के साथ में अपने संबंध ठीक करें, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा,
अब इसका जरा दूसरा पहलू देखिए, आखिर आखिर ज़ेलेंस्की को भी तो अपनी गद्दी बचानी है, क्योंकि अगर गद्दी नहीं बचती है, पावर हाथ से जाती है, तो आप कहीं के भी नहीं बचे। फिर आपको कोई फांसी पे लटकाएगा, गोली मारेगा, गाड़ देगा, जो करेगा उसकी मर्जी, जो नया आदमी आएगा उसकी मर्जी, फिर आपकी हालत में कुछ भी नहीं। यू कैन नॉट कंट्रोल थिंग्स। सो पावर बड़ी फ्लिमजी चीज है दोस्तों, पावर बड़ी फ्लिमजी चीज है। तो वो जब तक तुम्हारे हाथ में है तो आप राजा है, वरना आप रंक होंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं जानता। तो अकल आ गई आज। अब ये तय हो रहा है कि भाई अमेरिका को यूक्रेन के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें 15 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर के जो उनके रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस दिया जाएगा। समझे ना, अमेरिका ने दिया क्या, जो अमेरिका के अपने मुताबिक, ट्रंप के अपने मुताबिक हमने 350 बिलियन दिए। 350 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर के बदले में वसूली क्या करना चाह रहे थे वो, 500 बिलियन डॉलर, सॉरी 500 बिलियन डॉलर लेके आ रहे हैं, एक्सेस टू 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर। थैंक यू वेरी मच। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, बंदर के हाथ में उस तरह दे दो तो फिर ये मत रो कि उसने कहां मारा और किस किस को मारा, फिर उसका जहां दिल आएगा वो वहां मारेगा, और उसके जिम्मेदार होंगे आप। ये मैं आपको कह रहा हूं। तो आज बात वहां आ गई, 15 ट्रिलियन जो रिसोर्सेज हैं यूक्रेन के रिसोर्सेज जो हैं उनके भी जो हालात हैं वो बड़े गड़बड़ाते हुए हैं। तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से व्लॉग करूंगा आज ही, और उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन हो। मगर जरा मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये यहाँ पर, कि फिलहाल 15 ट्रिलियन डॉलर का जो एक्सेस था उनके मिनरल्स का, वो अमेरिका ले रहा है। जो टोटल मिनरल्स वर्थ है वो कहीं से ज़्यादा ही है, मगर फिलहाल इतना जिसकी बात हो रही है। यूरोप ने सीधे सीधे यूक्रेन को सेक्रीफाइस कर दिया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है कैनन फॉडर, तो बस उसको कैनन फॉडर यानी कि चारे की तरह इस्तेमाल किया गया है, और जो अपने से बड़ा जानवर है उसको शांत करने के लिए भेंट कर दिया गया है। अब इसमें फायदा इस चारे का भी है। चारे का फायदा क्या है कि पावर अपने हाथ में बनी रहेगी। अब तक जो बात कही जा रही थी कि यूक्रेन की रिजाइन करो, नया आदमी आएगा वो डील करेगा, तो अब नए आदमी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डील तो यही कर रहा है। और ये डील कर रहा है चूंकि वो हमारा लगा है, कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, तो डेमोक्रेसी का सवाल आ जाएगा। देखो भाई, डेमोक्रेसी है यूक्रेन में, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर लड़ाई चल रही है तो मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लग जाएगा तो इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा तो फिर जो बना हुआ है राष्ट्रपति वही राष्ट्रपति बनाएगा। लो, तो यहाँ डेमोक्रेसी और फ्रीडम का ताना आ जाएगा हमेशा की तरह से, तमाम ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए, और यूक्रेन पे ज़ेलेंस्की साहब चिपके रहेंगे। भुगतो। यानी कि दोस्तों तमाम, अच्छा हाँ, ये तो असली खिलाड़ी तो आप भूल ही गए, पुतिन। मतलब ही मस्ट बी लाफिंग हिज वे टू द बैंक। उसको जो जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है, कोई उससे उसकी जमीन छीनने का हक नहीं ले सकता, कोई उससे ये नहीं कह सकता कि जो तुमने जमीन जीत ली वो वापस कर दो। वो ये कह रहे हैं कि जो फ्यूचर में देखेंगे तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। यानी किसने देखा फ्यूचर। और अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में ये गैप आ चुका है, हम्म, तो आने वाले समय में वो गैप बढ़ेगा ही ना, कम थोड़ी होगा। तो अगर यूक्रेन ग्रो करेगा तो क्या रशिया बैठा रहेगा, वो भी तो ग्रो करेगा। और इकोनॉमिकली तो वो कहीं बेहतर है। तो मित्रों, ये हाल मैं इस बात से इशारा ये करना चाह रहा हूँ कि भाई कंपटीशन की बात यूक्रेन और रशिया में कोई बची नहीं गई। अच्छा, दूसरी बात अब ये लगाइए कि यूरोप को अपनी दुकान चलानी है। यूरोप को अगर अपनी दुकान चलानी है तो वो क्यों टेंशन लेगा यूक्रेन की, सॉरी, यूरोप को अगर अपनी दुकान चलानी है तो वो यूक्रेन की टेंशन क्यों लेगा, है कि नहीं। तो आपने ये भी नोटिस किया कि एक तरफ जहां वो जेलेंस्की की बहस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उर्जुला फंडे मैर, हाँ, उर्जुला फंडे लायन, वो आई हुई थी भारत। उर्जुला फंडे लायन वो मोदी के साथ बैठी हुई थी, और वो उस भारत में बैठी हुई उसी डेमोक्रेसी, उसी फ्रीडम और उसी यू नो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का दावा कर रही थी, जहां पर आज से 6 महीने पहले वो मणिपुर का गाना गा रही थी कि भैया मणिपुर में तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो मोदी जी।
बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। 6 महीने पहले वो कह रही थी मणिपुर में आप कुछ नहीं करते, हिंदुस्तानी जो सरकार है वो क्यों नहीं कुछ कर रही है, मणिपुर में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब वो कह रही है ना, आप तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अब तो दुनिया की आप ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हमको तो मिलके काम करना है। हम एआई में जो है वो इनोवेशन करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, यूरोप जो है वो 200 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट करेगा और भारत उसमें पार्टनर होगा। बात समझ में आई? यानी कि और मोदी जी भी तो कमाल के खिलाड़ी हैं, वो भी तो बड़ा महीन बुनते हैं। मतलब उर्जुला फॉन डर लेयन को उन्होंने राजघाट भेजा बापू पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। एक नेता साथ नहीं गया, एक नेता साथ नहीं गया। उनको बता दिया गया कि मोहतरमा आप आई हैं, आज आपकी ज़रूरत है तो। वरना कल तो आप कश्मीर, कश्मीर कर रही थी और उससे पहले मणिपुर, मणिपुर कर रही थी और न जाने क्या-क्या कर रही थी। बाय द वे, ये उर्जुला फॉन डर मैकल, इनके ऊपर भी केस चल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आज से 2 साल पहले अगर आप अखबार चेक करेंगे, तो इनके घर से कैश में भर-भर के यूरो मिले थे और कोई बता नहीं पाया था कि वो यूरो कहाँ से आए हैं। तो वो यूरोप में बाकायदा केस चल रहा भी, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आप जानते ही, बाकी आप समझदार हैं कि ये कैसे चीज़ें कैसे चल रही है, नहीं चल रही, मैं नहीं जानता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सब कुछ इस तरह से चल रहा है। इस सब के बीच में आज सवेरे-सवेरे हमारे नहीं, कल देर रात को जब लंदन वाला मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे कीथ स्टार्मर साहब लगे हुए थे। कीथ स्टार्मर साहब लगे हुए थे यूरोप में अपनी इमेज बनाने में, डोमेस्टिक अपनी इमेज को ठीक करने में, और सबको नेताओं को बुला रखा था और हीरो बन रहे थे। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही मैंने डाला था, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा शायद। मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो 15 मिनट की है। और दोस्तों, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक व्लॉग किया गया हमारे चीमा साहब की तरफ से, और चीमा साहब ने उस व्लॉग में अंग्रेजी में बताया। ये ख्याल रहे, अंग्रेजी में बताया, तो आप समझ सकते हैं मैसेज कहाँ जा रहा है, उर्दू में नहीं बताया। और बाय द वे, इससे ये भी पता लगा कि उनकी अंग्रेजी की क्या हालत है और उनकी ऑडियंस की अंग्रेजी की क्या हालत है। तो उसमें बताया गया साहब कि यूरोप ने तय कर लिया है कि अमेरिका को अबेंडन कर रहा है। आप जरा सुनिए, यूरोप ने तय कर दिया है कि अमेरिका के साथ छोड़ दिया, यानी कि गुटबंदियां जो है वो खत्म होने जा रही है, नेटो पैटो सब गया। दोस्तों, वो व्लॉग जरूर देखिएगा, इसलिए न सिर्फ ये कि उसमें छठी लेवल की अंग्रेजी की गलतियां हैं, उसको तो गोली मारी है। और मुझे नहीं पता भाई ने अंग्रेजी में क्यों व्लॉग किया, मुझे लगता है शायद उसने हम लोगों को सुन लिया जब हम उनसे कह रहे थे कि भाई तुम दुनिया को शिक्षा दे रहे हो कि अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो, दुनिया में खबर पहुंचानी है, तो आप खुद ही बैठ गए। तो उन्होंने अपने वो जो क्या है, वो जो भी है, वो लड़की जो जैनब, क्या है वो, वट जैनब, सो वो उसके हाथ में लगे हुए थे। मगर आप सोचिए, उसके बाद में आज उन्होंने इस घटना के बाद में, जो मैंने आपको सुनाई अभी 15 ट्रिलियन वाली, फिर दोबारा ब्लॉक किया। और जरा देखिए, इस 24 घंटे के अंतर में इनके भी विचार बदल गए। और अब इन्होंने एक और जरा सोचिए, कल तक कह रहे थे कि हिंदुस्तान को इस सारे बदलते हुए सिनेरियो में ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। अब वो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। ये कमाल का है विषय जिसपे हमें बात करनी है, आप जरा देखें। दोस्तों, अमेरिका का प्रेशर जो है वो काम कर गया है और कहा जा रहा है कि 15 ट्रिलियन डॉलर के यूक्रेनियन मिनरल्स हैं। 15 ट्रिलियन डॉलर के, दीज आर सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स व्हिच आई रेड। अब ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, डेटा है, बट चलिए अच्छी बात आ रही है। यूक्रेन इसमें से कितने अरब डॉलर के मिनरल्स देगा अमेरिका को, ये एक सवाल है। कई लोगों का कहना है कि जो प्रूवन मिनरल रिजर्व्स हैं वो 110 बिलियन टन है। 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। ये 100 डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इनके 100 डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हैं जो एक्सट्रैक्ट करने के हैं। मिनरल्स हैं वो नेचुरल मिनरल्स तरह तरह के हो सकते हैं, तो उन मिनरल्स के टाइप्स और किस्म के हैं, ऐसा उनका कहना है। 100 से ज्यादा के पूरे मुल्क के अंदर 15 ट्रिलियन डॉलर। और इसमें कहा जाता है कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो लोअर वैल्यू रिसोर्सेज हैं, उनकी बात नहीं हो रही। अच्छा, बाय द वे, ये लोअर मिनरल वैल्यू वाली बात आई तो मैं आपको बता दूं कि बात यहां तक पहुंची कैसे।
आपको याद होगा कल मैंने ब्रीफली आपको एक और ज़िक्र किया था और वो ये कि जैसे ही अमेरिका में इनकी बातचीत फेल हुई थी मिनरल्स को लेकर और वो डील नहीं हुई थी ज़ेलेंस्की से जिसमें वो तमाशा हुआ था सारा, उसी दिन, उसी रात को सोवियत यूनियन सॉरी रशिया की तरफ से ये बात कह दी गई थी कि भाई हमारे पास 75 ट्रिलियन का रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, हम अमेरिका को एक्सेस दे देंगे उसको। आप जरा सोचिए, कई बार बहुत सी चीजें कही जाती हैं, इसलिए नहीं कि वो की जाती हैं, सिर्फ कही जाती हैं ताकि नेगोशिएशंस में आसानी हो। और आप देखिए कितनी बड़ी आसानी हुई है जब लोगों को ये पता लगा या ज़ेलेंस्की को ये पता लगा कि भाई अमेरिका ने तो रशिया ने अपना ही ऑफर कर दिया 75 ट्रिलियन का उसको रिसोर्सेस। तो मतलब क्या बना, आपकी हालत खराब हो गई। आपने कहा मेरे हाथ में तो पत्ते ही नहीं बचे, कोई कार्ड्स ही नहीं बचे खेलने के लिए जिनका जिक्र हो रहा था उस मीटिंग में, है ना? और हेंस ये और बाद में आया यूरोप का प्रेशर कि भाई हम तुम्हारा क्या करेंगे, जाके अपनी समझौता करो, कलेश तुमने डाला है वहां पे यूएस के साथ में और तुम्हारे चक्कर में हम क्या अपनी जान दे दें। आप ये नोटिस कीजिए, कल बड़े जोर शोर से कीथ स्टार्मर साहब ने ये बात कही कि हम ब्रिटिश फौज को वहां उतारने के लिए तैयार है यूक्रेन में, मगर उसके साथ साथ ही जरा ये नोटिस करिए, क्या यूरोप के किसी और मुल्क ने ये बात कमिट की? नो, किसी ने नहीं की। कोई अपने घर में बॉडी बाग्स नहीं लाना चाहता। और कोई क्यों करे मेरे भाई, कोई क्यों करे? राजनीति का हिस्सा है, उसमें एक आदमी चारा बनने के लिए तैयार था, उस चारा बनने के लिए उसने और जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, जिन लोगों का चारा बन रहा था वो पूरे करने के लिए तैयार था, बदले में पैसा चाहता था, पैसा उसको मिला, मटेरियल उसको मिला, मरे कौन? आम आदमी। जब मित्रों, जब कोई राजनीतिज्ञ ये कहता है ना कि हम घास खाएंगे लेकिन ये करेंगे, नहीं नहीं मैं पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप ये देखिए घास वो नेता नहीं खाता जो कह रहा होता है, वो घास आम जनता को खानी पड़ती है। इस बात को गौर करिए, कोई नेता घास नहीं खाता, घास खाती है आम जनता, मैंगो पीपल। और वही हो रहा है, मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की भांति, रूस में भी, यूक्रेन में भी। उसने, उस जोकर ने, उसने बिलियंस की प्रॉपर्टी बना ली। जब ये कहा जाता है कि हमने 350 बिलियन दिए, वो कहता है मुझे 100 बिलियन मिले, तो जरा बताएंगे आप कहाँ जाते हैं वो 250 बिलियन? किसी माई के लाल में हिम्मत है कि वो पूछे? और बाय द वे, कल एक और शॉर्ट मैंने डाला था रॉबर्ट एफ कैनेडी का, आप लोग 3 मिनट का एक वीडियो मैंने डाला था, 3-4 मिनट का, अगर आपको वक्त हो तो देख लीजिएगा उसको। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो हमें बात कर रहे हैं इससे उसका रेफरेंस बनता है। आई एम नॉट श्योर कि वेदर मैं आपको वो यहाँ पे प्ले भी कर सकता हूँ या नहीं, शायद प्ले भी कर सकता हूँ। अभी मैं देखता हूँ उसको प्ले कर दूं आपके लिए। और उसमें बड़ी खूबसूरत चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली ये लड़ाई कौन चाहता है, किसका फायदा होता है? उन्होंने कंपनियों का नाम लिए, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो कंपनियां हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो कंपनियां हैं, उनके उन्होंने नाम लिए। उन्होंने कहा ये हैं वो लोग जिनके फायदे होते हैं इनके। आप यूक्रेन वॉर होने के बाद से आप देखेंगे जरा कि उसके जो शेयर्स हैं, जो हमारी ये जो F-16 बनाने वाली जो कंपनी है, कहाँ गए थे? जो उसकी डिमांड थी। तो दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन, हाँ। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मित्रों ये ना हालात जो हैं वो बड़े ही तिरछे हैं। इन बदलते हालात में हर एक मुल्क अपने-अपने, और इसमें कुछ गलत भी नहीं, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं समझता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में से सही या राजनीति में सही या संबंधों में कहीं भी सही, लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेल्फ इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। चाहे वो रिश्ते हों या वो परिवार हों या वो देश हो। आई एम सॉरी, लेट्स फेस द रियलिटी, वो अपने-अपने हितों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। वही तो यहाँ हुआ। कल शाम को जो कुछ हुआ उसके क्या मायने थे? लोगों को सीधे ये लगा कि भाई ठीक है, यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, बट उसके लिए क्या हम अपनी जान दे दें या हम अपने लोगों को मरवा दें? कोई नहीं मरवाना चाहता। यूके ने क्यों कहा कि हमने सोल्जर्स भेजेंगे? वो क्यों ये मोरलिस्टिक स्टैंड ले रहे थे? वो जाने, उसका काम जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन आप देखिए, तमाम दुनिया ने उसके साथ, तमाम यूरोप ने, पूरे कॉन्टिनेंट ने उसका साथ देने से मना कर दिया। किसी ने उसका साथ नहीं दिया।
ये वो बात है जिसको मैं आपकी सेवा में लाना चाह रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि कहीं मुझे वो आपका अगर मिल जाए वो शॉट में मेरे पास है ज़रूर पड़ा हुआ मैं आपको ख़ैर मगर उससे आगे जो बात कहने की है वो ये मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि ज़रा चीमा साहब को आगे सुनते हैं और तब तक मैं आपको वो वीडियो भी देखने की कोशिश करता हूँ। उनकी वैल्यू इससे भी ज्यादा है, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही, ये बातें हो रही हैं। 110 बिलियन टन 100 टाइप हुँ, के रिसोर्सेज हैं यूक्रेन के अंदर, मेटल्स है, पेट्रोकेमिकल मेटल्स है, रेयर अर्थ मेटल्स है। अब हो गई डील। अब जो अमेरिका ने डराया है उसको, यूक्रेन को, और फिर उसके बाद तमाम यूरोपियन ममालिक ने कहा है कि वो करो जो अमेरिका कहता है, क्योंकि अमेरिका की जरूरत है, हमें अमेरिका की जरूरत है अगेंस्ट रशिया। अब देखें, वो कहते हैं जनाब, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, टाइटेनियम, ये जितने भी स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, रीन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी हैं, दे आर पार्ट ऑफ द डील। अब हम रशिया जो यूक्रेन, It's a war the Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. मैं इस वीडियो दोबारा आपके लिए प्ले कर रहा हूँ दोस्तों। क्यों प्ले कर रहा हूँ? ज़रा देखिए, ये बुज़ुर्ग हैं, जॉन एफ कैनेडी के ग्रैंडसन हैं और इस समय सेक्रेटरी हेल्थ हैं वहाँ अमेरिका में इसी ट्रंप सरकार में। वो इस युद्ध के बारे में क्या कह रहे हैं ज़रा गौर से सुनिए और प्लीज़ ज़रा इसको गौर से सुनिए। नीचे इसमें वो भी आ रहे हैं सबटाइटल्स, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. क्या कह रहे हैं? रशियंस ने इस लड़ाई को रोकने के लिए, थामने के लिए बहुत ऐसी टर्म्स ऑफर की थी जो यूक्रेन के लिए बेनिफिशियल थी, है ना? आगे देखिए। The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. तो कह रहे उनका एक अकेला पर्पस, वही जो मैं आपको इतने दिन से कह रहा हूँ कि एक अकेला पर्पस जो रूसियों का था वो ये था कि नाटो जो है वो यूक्रेन से बाहर रहे। और यही बात मैं आपको इतने दिन से बता रहा हूँ बार-बार। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जॉन एफ कैनेडी का ग्रैंडसन रॉबर्ट एफ कैनेडी कह रहा है जो इस सरकार में, ट्रम्प सरकार में हेल्थ सेक्रेटरी है। देखिए। The big military contractors ये देखिए, अब ये नाम देखिए जरा, जो बिग मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। want to add new countries to NATO all the time. Why? क्या बता रहा है? जो बिग मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि नाटो में ज़्यादा से ज़्यादा देश मिलते रहें। क्यों? ज़रा सुनिए। Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed, get a trapped market. In March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. वो क्या कह देख सुने आप? वो कह रहे हैं कि इस जंग के लिए हमने 113 बिलियन कमिट किए 2022 में, और जरा सोचें, वो ये कह रहा है कि इस पैसे से हम अमेरिका में मौजूद हर एक बेघर के लिए घर दे सकते थे बनाकर, और हमने वो पैसा कहाँ डाल दिया? यूक्रेन की इस जंग में। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो डीप स्टेट के खेल होते हैं ना दोस्तों, ये बड़े अजीब होते हैं और बड़े विचित्र होते हैं। तो आप ये देखिए कि उस डीप स्टेट के खेल को खेलते हुए आपने अपनी ही जनता का, अपने ही देश का, अपनी ही इकोनॉमी का भट्टा बिठा के रख लिया। अच्छा, निगाह कहाँ है? अगर निगाह ये इस पर थी कि यूक्रेन के मिनरल्स चाहिए, तो उसके लिए आप ये देखिए, आपने रूसियों को और मरवा दिया इस बीच में, है कि नहीं? रूसियों को भी मरवाया आपने। और अब आप आगे बढ़ते हुए ज़रा देखिएगा कि अल्टीमेटली इन्होंने अगर ये एक्सेस ले लिया, तो अब डीप स्टेट का खेल कहाँ गया? अगर डीप स्टेट का पर्पस यही था, तो ट्रंप ने वो बिना बिना लड़ाई किए ही आपका पर्पस पूरा करा दिया। उसने डील करा दी इनकी, डील करा दी। तो अब बहुत पॉसिबल ये भी है कि यहाँ से जो डीप स्टेट और ट्रंप के बीच की जो लड़ाई थी, वो खत्म हो जाए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्यों नहीं मानता यूक्रेन? यूक्रेन को ये डील माननी ही थी। क्योंकि एक खबर पीछे ट्रंप के यहाँ से और भी निकली कल रात के बाद में, और वो ये कि इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि ट्रंप पर जो हमला हुआ था उसमें यूक्रेन शामिल था। याद है वो ट्रंप को गोली लगी निकली थी, कान छू के निकल गई थी। उसमें बताने अभी कल कल से एक खबर आ रही थी
कि उसमें यूक्रेन का हाथ है। अब जरा सोचिए कि कहाँ खड़ा होता ज़ेलेंस्की, कहाँ खड़ा होता है क्या, और जान बचाने के लिए कहते हैं ना, मरता क्या न करता, जान पे बनी हुई है। तो फाइनेंशियली भी दबाया जा रहा है, पॉलिटिकली भी दबाया जा रहा है, और क्रिमिनली जो केसेस हैं उनसे भी दबाया जा रहा है। डर दिखाया जा रहा है कि आपको कहाँ लपेट के मारा जाएगा। जरा आगे देखिए कि कैनेडी साहब क्या बता रहे हैं आपको और इस लड़ाई के बारे में, जो तो 113 बिलियन उन्होंने बताए, और उसमें बता रहे हैं कि वो किस तरह से उन्होंने उसमें बेघरों के लिए घर बन सकते थे सारे। We then committed another 24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden is asking for another 60 billion. But the big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild. देख रहे हैं ना, मतलब वो जो बाइडेन जो देता रहा, ये उसी समय का है जब ये सरकार नहीं बनी थी, तो तब का वीडियो है। तो ये बता रहे हैं कि ये पैसा जो जा रहा है अल्टीमेटली इन लोगों के लिए जा रहा है, ये बेनिफिशियरी होंगे। और फिर वो क्या कह रहा है कि असली पैसा तो इसके बाद चाहिए होगा। आज आप मकान बना रहे हैं, फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर आपको उन्हीं फैसिलिटीज को बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो आप रीबिल्डिंग के लिए पैसे दे रहे होंगे वहां पे। तो जरा सोचिए कि आप मतलब सारे को किस स्केल पे ले आ रहे हैं। all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend 113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. सुना ना आपने? जब अमेरिका में सवाल उठाया गया कि इतना पैसा हम यूक्रेन को दे रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं आपको, जरा सुने, फिर से सुने मित्रों। ये वीडियो है कमाल का, आपकी निगाह से चूक गया है शायद, जरा गौर से सुनिए वो क्या कह रहा है कि इट इज गोइंग टू अमेरिकन, जरा सुनिए। And who do you think owns every one of those companies? It's going to American defense manufacturers. इट्स गोइंग टू अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। जो पैसा दिया जा रहा है वो घूम के, आपको याद है पाकिस्तानी इस बारे में बड़ा रोया करते थे एक जमाने में, कि जो पैसा आ रहा है वो दरअसल उसका कोई हिसाब किताब लग ही नहीं सकता, जो अमेरिका से आ रहा है, जो 63 बिलियन हमने क्या दे दिया, ये नहीं वो नहीं। उसके पीछे क्या खेल होता था, अमेरिकन ने उन तमाम जहाजों को, F-16 को जो उनको दे रखा था, उसकी जो सर्विसिंग थी वो अमेरिकन कर रहे थे। अमेरिकन कंपनियां जो सर्विसिंग कर रही थी, वो सर्विसिंग के नाम पे जो पैसा इधर से जा रहा था वो घूम के इधर से आ भी रहा था। एक बड़ा चंक उसमें से उन कंपनीज को वापस जा रहा था। तो दिस इज हाउ अमेरिकन प्ले द गेम। ये वो, तो अब आगे जरा देखिए, अब ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है, अगर अमेरिका का दिया हुआ पैसा घूम के अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के पास वापस आ रहा है, आपको याद है ना, हमारे यहाँ से स्मॉल आर्म्स गए थे यूक्रेन में, याद है आपको? और वो कहाँ गए थे? अमेरिका से। यानी कि अमेरिका ने हमारे यहाँ से स्मॉल आर्म्स बनवाए, तक क्योंकि सस्ता पड़ता है, और वो पैसा हमारे यहाँ दिया गया, और वो आर्म्स वहां गए और यूक्रेन में काम आए। वो अलग बात हमने रशिया को बता रखा था कि ऐसे हुआ है, स्मॉल आर्म्स से उसको कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, एंड दिस व्हाट वी कुड मैन्युफैक्चर, बट हमारा इकोनॉमिकली पार्डन, तो उसमें इकोनॉमिकली हमारा फायदा हुआ, और हमारे आर्म्स की एस्टेब्लिशमेंट ये हुई कि हाँ, ये स्मॉल आर्म्स हम बना सकते हैं। तो दुनिया की आर्म्स मार्केट में हमारी पैठ भी हुई, और हमें इकोनॉमिक फायदा भी हुआ उसका। हमने सामान बेचा, अमेरिका के नाम पे बेचा, अमेरिका के गया, अमेरिका से ने आगे जाके यूक्रेन को सप्लाई किया। तो दिस इज व्हाट इज सेइंग, और उसमें जो मोहर लगी वो क्या है, वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स की लगी। तो जो वो कह रहा है वो बात सही है कि वो पैसा गया अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को, घूम के वापस आ गया। आगे देखिए, अब जरा ये भी देखिए कि इन कंपनीज को ऑन कौन करता है, कौन उन कंपनीज का मालिक है, जरा सुनिए। So he just admitted it's a money laundering scheme. So it's a money laundering scheme. यहां से पैसा डाला, घुमाया, वापस अपने घर में वापस मंगा लिया। तो this is what the claim is, ना? और ये अमेरिकन सेनेटर कह रहा है। And who do you think owns every one of those companies? इन सारी कंपनियों को कौन ऑन कर रहा है? देखिए, ये वो कंपनियां, ब्लैक रॉक, आप समझ देख रहे हैं? BlackRock. So Tim Scott during the Republican debate said, don't worry, it's not a gift to Ukraine, it's a loan. So अब ये साहब भी क्या कह रहे हैं? नहीं, डोंट वरी, ये हम कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं यूक्रेन को, हम तो लोन दे रहे हैं, हम इसको वसूल लेंगे। ट्रंप वसूल रहा है। raise your hand if you think that loan's ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what? देख रहे, वो वापस नहीं आना था, पैसा देने की हालत में यूक्रेन है ही नहीं, मगर वो यही कह रहा है, वो कह रहा है कि लेकिन वो पैसा लेने के लिए था भी नहीं, वो पैसा लेना भी नहीं था उन्होंने, उनको पता था पैसा नहीं आएगा, वो सिर्फ
लोन की कंडीशंस लगाने के लिए उसको लोन का नाम दे रहे थे। उनको पता था ये पैसा हम दे रहे हैं और ये पैसा हमारा डूबा हुआ है, हमको मिलेगा नहीं। पर उस डूबे पैसे पर लोन की कंडीशंस लगाई जा सके, इसलिए उसको लोन का नाम दिया गया। What are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, Exactly. including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's आप देख रहे हैं? जमीन मारो। आप देख रहे हैं रशिया को ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि जमीन वापस करो? इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कोई नहीं कहेगा रशिया को कि आप जमीन वापस करो यूक्रेन की। आइडिया नहीं हो, वो उद्देश्य ही नहीं था, क्योंकि अगर वो उद्देश्य ना होता तो भाई जमीन ली ही क्यों थी? ली है इसलिए है। लैंड मीन्स फूड बास्केट। भाई आने वाले समय को, अपने आने वाले समय को, उसकी भूख को आप सिक्योर कर लेते हैं जब आपके पास एक फर्टाइल लैंड होती है। been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost. Ukrainian kids have died. देख रहे हैं ना, यही 5 लाख की बात आप कर रहा हूँ। 5 लाख बच्चे मारे जा चुके हैं। किस लिए? क्योंकि कुछ लोग यूक्रेन की इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। क्यों? ताकि आने वाले सदियों के लिए उनके घर के चूल्हे जल सकें, उनके घर में अनाज आ सके, और वो अनाज उगेगा यूक्रेन के इन खेतों में, उस जमीन में जिसे आज कैप्चर किया गया है। कहाँ पर फार्मिंग हो, कुछ भी हो, जो भी होगा, यूक्रेन वहां पे नहीं होगा। होगा भी तो इनकी शर्तों पे होगा। To keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont. जरा देख रहे हैं आप, उस लैंड में से 30% ऑलरेडी बिक चुका है, और खरीद कौन रहा है? ये देखिए कॉर्पोरेट्स का नाम, डुपॉन्ट, Cargill, कारगिल, and Monsanto. Who do you think owns all समझ गए ना? those companies? Yeah, BlackRock. And then BlackRock. in December, President Biden gave out the contract to जरा देखिए, ज़ेलेंस्की announces alliance with BlackRock for reconstruction of Ukraine. किसके साथ? BlackRock. आप समझ आ रही है ना कहानी? This is what it is. तो आप जो कुछ देख रहे हैं ना, जो आप अखबारों में देख रहे हैं, जो ये हमारे यहाँ जो लेफ्टी पेफ्टी जो गाने गा रहे हैं, ओहो यूक्रेन की बेइज्जती हो गई तो ये मासूम यूक्रेन और उसके बाद ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं। लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, चारे की तरह से काटा जा रहा है। ये जो 5 लाख लोग कटे हैं वो यूं ही नहीं कटे। और उसमें देखिए वो ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है। और आपको क्या लग रहा है, ज़ेलेंस्की इस लड़ाई के शुरू होने से पहले ज़ेलेंस्की के पास क्या प्रॉपर्टी थी और आज क्या प्रॉपर्टी है? कोई हिसाब निकालेगा? अरबों पहुंच चुके हैं। वो जो बेइज्जती सहता है ट्रंप की, वो बेकार थोड़ी है, वो बेकार में नहीं है। उसके पीछे भी उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore. Because they know that they उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वाकई में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पता लग रही है सारी बातें। They've already done their job. They got their money. They packed their bags. They have this in their bank account. Cash करो। can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is an old strategy, which is they keep us at war with each other. Yes. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other, and black against white, and all these divisions that they sow. अब जानते हैं, यही मैसेज करते हैं। अब वो जो 250 बिलियन का जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, उसमें से बहुत सारा पैसा मीडिया में लगाया जाता है, सोशल मीडिया में लगाया जाता है, ताकि इस तरह के जो लेफ्टीज पेफ्टीज हैं, जो इधर उधर उड़ाए जाते हैं, इनको खड़ा किया जाए और एक माहौल बनाया जाए कि ओहो यूक्रेन देखो, यूक्रेन के साथ जाती हो गई, अरे अमेरिका चढ़ गया, अरे यूरोप चढ़ गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। पिछले 1 साल से जो कहानियां सुन रहे हो, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, ये सब पैसे का खेल है मेरे भाई, पैसे का खेल। ये सब पैसा खा रहे हैं, इनको पैसा, उस बड़े हिस्से का एक टुकड़ा इनको भी गिरता है, ईडिया मीडिया वालों को, सोशल मीडिया वालों को।
इनके भी घर उससे चल रहे होते हैं। तो ये जो क्राइसिस है, ये दरअसल बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार भी है, रोजगार लेकर आता है। This is a war that should have never happened. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us, the major thing they wanted. So, this is what I was trying to tell you. खैर, तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ वापस अपने चीमा साहब की तरफ को, और आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हुए। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, हम्म, ये अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। बिल्कुल, अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। एग्जैक्टली। तो ट्रम्प जो है वो लॉन्ग टर्म अगर ये डील हो जाती है तो अमेरिका तो उसकी तो मौजें ही मौजें हैं। जितना यूक्रेन को पैसा दिया था वो उसे निकाल लिया। ट्रम्प बिजनेसमैन है, 1 रुपया नहीं माफ करेगा वो तो। लेकिन वो ये भी कहते हैं, जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं हम वी आर नॉट हियर टू रॉब द मिनरल्स। ये तो ये है वो डायलॉग, ये जो लिबरल्स वाला डायलॉग है, ये डायलॉग है, ये अगेंस्ट पेमेंट बोला जाता है। We are not here to rob the minerals, but everybody is getting its booty. Nobody is without it. सारा दिन ये तो धड़ाधड़ कोशिशें कर रहे हैं ट्रम्प गवर्नमेंट कि ये सारी की सारी जो मिनरल्स हैं ये लूट ली जाए यूक्रेन से। बिल्कुल, ट्रम्प कहता है कि नहीं ये हमें चाहिए, हमने पैसा लगाया हुआ। बिल्कुल। तो ये बेसिकली अमेरिका के अंदर की जंग है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ट्रम्प ने अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिसे डीप स्टेट कहते हैं, उसके वो जिसे कहते हैं ना, उसके पांव पे पांव रख दिया। अब वो सारे के सारे बोल रहे हैं यूक्रेन अमेरिकन डीप स्टेट का प्रोजेक्ट था जो आज से नहीं पिछले 25-30 साल से चल रहा है। अच्छा दोस्तों, ये बात सही है कि डीप स्टेट का प्रोजेक्ट था, मगर जरा बताइए तो सही कि चाहे सामने ट्रम्प आए और या आए डीप स्टेट, दोनों ने चाहे जो कुछ किया हो, पर किया तो अमेरिका के लिए ही है। ये बात क्यों भूली जानी चाहिए? और अगर आज ये माना जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा इस डीप स्टेट और ट्रम्प के बीच में, तो क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अंततः अब ये बात सामने आ गई है कि दोनों का उद्देश्य, दोनों का जो पर्पस था, वो तो यही था, वेलफेयर ऑफ अमेरिका। एक 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 मैदान है मित्रों, उसमें गोल पोस्ट एक ही है। खिलाड़ी चाहे 10 हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोल कौन करता है। गोल तो वो उसी मुल्क का है ना, क्योंकि गोल पोस्ट तो एक ही है, दैट इज अमेरिका। देखिएगा, और वो अभी उसको जो है ना उन्होंने आके देख लिया, समझ लिया, बात कर ली है। उन्होंने कहा भाई साहब ये ठीक है, ये ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो ट्रम्प ने, एक तो चलो ठीक है कि जेलेंस्की ने ये कह दिया है कि वो मिनरल्स एग्रीमेंट अमेरिका के साथ करने को तैयार है ताकि डिप्लोमेटिक टेंशंस खत्म हो, लेकिन जॉइंटली एक्सप्लॉइट करेंगे सब जो मिनरल्स हैं। और भाई ये सारी चीजें तो सऊदीज एंड अरब ममालिक भी वेस्ट के साथ जॉइंटली करते थे। भाई बड़ा हाथी छोटे हाथी को अगर नहीं भी मारे, धक्का भी दे दे, तो छोटा हाथी गिर पड़ेगा ना। और ये तो छोटा हाथी भी नहीं है, ये तो बछड़ा है। इसको उंगली भी लगा दी अमेरिका ने तो गिर पड़ेगा। तो ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। रिसोर्स तुम्हारे पास नहीं, वहां काम करने के लिए जो जो सफिशिएंट टेक्नोलॉजी चाहिए तुम्हारे वो नहीं, सबको ये लेकर जाएंगे तो तुम एक्सप्लोर क्या करोगे? खड़े होकर देखोगे? लेकिन वो नजदीक ही नहीं आने देते किसी को। देखें आज का जो तेल है ना, आज का तेल है डेटा, आज का तेल है चिप्स, आज का तेल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का तेल ये है, आज का तेल वो तेल नहीं है जो अरब वर्ल्ड के पास है। इसीलिए तो वो अरब वर्ल्ड के साथ एक डिफरेंट टोन एंड टेनर में बात करते हैं, डिफरेंट टोन एंड टेनर में बात करते हैं। उनको पता है कि अब हमें जरूरत ही नहीं है इनकी। अब ट्रम्प क्या कहता है, ड्रिल बेबी ड्रिल, खुद ड्रिल करेंगे हम सारी चीजें खुद करेंगे भाई साहब। और अब वो कहते हैं कि ये जो हमने तुम्हें अरबों डॉलर दिए थे ये वापस करो हमारे, चलो निकलो। यूरोप क्या कहता है, यूरोप कहता है जी 60% जो हमने पैसा रियल दिया था, 40% लोन थे। ये बात सही है, ये बात ठीक है। और ये बात यूरोप ने बाकायदा, मैं आपको जो अलग वीडियो करने जा रहा हूँ इसके मिनरल्स के ऊपर,
मैं बाकायदा उसमें आपको ये बात दिखाऊंगा कि किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने प्रॉमिस किए और कितना क्या पहुंचा। दैट इज ऑन माई एजेंडा। 40% लोन थे। हम्म। अब यूरोप ने बेसिकली डराया है उसको, यूरोप ने उसको डराया है, उसको कहा भाई साहब आप ठीक हो जाए, आप ठीक हो जाए। और ठीक क्या आपने होना है कि ये आप जो ट्रम्प कह रहा है वो मानो, हम ट्रम्प के बगैर नहीं चल सकते। और अरे देखा ना, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये मैं आपसे कह रहा हूं, दिस इज द बेस्ट पार्ट, जहां पर साफ नजर आता है कि ये जो यूक्रेन वाला है अपना जोकर, ये किस तरह से चारा बन गया है नेटो के हाथ में। उसी नेटो ने इसको सपोर्ट किया, उसी नेटो ने मिन्स एग्रीमेंट करवाया, उसी नेटो ने मिन्स एग्रीमेंट इसलिए करवाया ताकि इसको तैयार किया जा सके, और उस तैयारी के बाद में इसको भिड़ाया गया। पहलवान छोटा था, पतला था, मरियल था, और इसलिए पिट गया। और जब पिट गया तो अब आप ये देखिए उस पहलवान का कोई यार नहीं, क्योंकि हारे हुए का कोई माई बाप होता ही नहीं। हम अमेरिका को नहीं छोड़ सकते बिकॉज ऑफ यू, एग्जैक्टली। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें चीजों की समझ आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में यूरोप सोचेगा कि अमेरिका से स्टेप बाय स्टेप कैसे पीछे जाना है। एंड दैट इज वाई उर्सुला फॉन डर लायन दिल्ली आई हुई थी। और आप जरा मित्रों गौर कीजिए, पहला जो सेशन हुआ है एफटीए के लिए वो अब हुआ है, 27 के 27 कमिश्नर यहाँ आए हुए थे, और आने वाले महीने में एक बार फिर से 1 महीने के अंदर दूसरी मीटिंग होने जा रही है। जरा देखिए माहौल में कितनी हड़बड़ी है। तो ये कैसी हड़बड़ी है, ये क्यों हड़बड़ी है, हड़बड़ी क्यों है? पर ये हड़बड़ी अब हो रही है, जबकि ये एफटीए यू के साथ में 2007-8 से बात चल रही है इसके ऊपर, 2024 में खड़े हैं, आज तक नहीं हुआ कुछ। मगर अब मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, अमेरिका कई बार भारत की मदद कर रहा होता है और हम उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। कैसे? मैं आपको ऐसी एक ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी, उसका मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। अगर ओशियन में, रेड सी पर, इंडियन ओशियन में, इंडो पैसिफिक में अगर अमेरिका इतना जोर नहीं मार रहा हो चाइना के अगेंस्ट, और अपनी प्रॉक्सीज ना खड़ा कर रहा हो, खुद ना वहां के सामना कर रहा हो, तो आपको क्या लगता है अमेरिका चाइना प्रेशर में आएगा? चाइना प्रेशर में आया ना उसके, चाइना वहां प्रेशर में आया तो उसने यहाँ कंप्रोमाइज किया। तो सिचुएशन ठीक वैसे ही है। आप देखिए इस बात को कि वो जो जब जब यूक्रेन के साथ में चीजें बिगड़ रही थी अमेरिका के साथ में, तो वो रशिया आता है कहता 75 ट्रिलियन का, ओ मैं दे दूंगा जी एक्सेस, आ जाओ आ जाओ। तो क्या हुआ, नेगोशिएशन में आसानी हुई और खटक यहाँ पे बात आके बनी। आप देखिए कि वो आदमी जो 300 खर्च करने का दावा कर रहा था, उसके ऊपर 500 बिलियन मांग रहा था, 300 बिलियन खर्च, 350 बिलियन खर्च करके 500 बिलियन कह रहा था कि मुझे वापसी चाहिए, वो अल्टीमेटली हमारा जाके 15 ट्रिलियन पे, इमेजिन कीजिए, 15 ट्रिलियन पे सीधा हाथ मारा है। That's part of negotiation. Push somebody hard, देखो कहाँ जाके बात बनती है, दबती है। और माहौल बनाने के लिए जो कोलैबोरेटर्स होते हैं वो फुंगी मार देते हैं बीच में, हाँ 75 ट्रिलियन हम भी दे देंगे यार, 75 ट्रिलियन का एक्सेस दे देंगे, कोई बात नहीं। सामने वाला दब गया एकदम। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ रशिया को, इसको चाइना को प्रेशर किया गया ओशियन में, एलएसी की आपके साथ डील हो गई। हर एक को उसकी जरूरत का, दूसरों की इंपॉर्टेंस का एहसास किया जाना जरूरी है। जैसे ही वो एहसास होता है आप एक्शन लेने लग जाते हैं उस लाइन पे। लॉन्ग टर्म वो ये कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में सोचेगा कि स्टेप बाय स्टेप पीछे कैसे जाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो कहते हैं, यूरोप कहता है कि यूक्रेन की कुर्बानी दे दो। बिल्कुल। यूक्रेन की वजह से हमें अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। बेशक। वो जो डिटरेंस एक कायम है, उस डिटरेंस का फायदा उठाया जाए। और दूसरी बात दोस्तों, सच तो ये है ना, सच तो ये है कि रशिया ने किसी भी चढ़ाई नहीं की थी। रशिया सिर्फ ये चाहता था कि यूक्रेन वाला जो बफर जोन है वो हमारे लिए बचा रहे, नेटो शुड नॉट कम टू आवर डोर स्टेप। बात तो इतनी सी थी। तो देखना तो ये भी पड़ेगा ना, हिस्ट्री में मालूम तो ये सबको है। आज के जमाने में सोशल मीडिया पे हर एक चीज वायरल है, हर एक चीज सबको पता है। नहीं पता है तो आदमी एक क्लिक ऑफ द माउस से पता लगा लेता है। और वो ये कि भाई 2014 से आप पहले क्या कर रहे थे? आप 2014 का गाना गा रहे हैं कि उसने कब्जा कर लिया क्रिमिया पे। बट सवाल ये है कि उससे पहले आप क्या कर रहे थे और उसके बाद आप क्या कर रहे थे, और यूरोप आपके साथ क्या भूमिका निभा रहा था यूक्रेन में। ये सारी बातें सामने रखी जाएंगी तो हिस्ट्री खोलेगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी।
जो डिटरेंस कायम है उस डिटरेंस का फायदा उठाएं हम। ये एक बड़ी अहम चीज है, ये एक बड़ी अहम चीज है, इसको वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये कोई आसान चीज नहीं है कि यूक्रेन जो है, उन्होंने कहा अगर यूक्रेन की वजह से यूरोप ने अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने हैं तो फिर हमारे में और जेलेंस्की में क्या फर्क है। बेशक, ये बिल्कुल ठीक बात है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन यूरोपियन थिंकिंग। और मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, जब आप हमसे कई बार कहा था ना कि भाई, मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट्री करने के लिए, किसी बात को समझने के लिए, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए ये जरूरी होता है कि आप अपने आप को उसकी जगह पर रख पाए। अगर आप यूरोप की जगह पर होंगे तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस, आपने चाहे अपनी गलती से ही सही, पहले से आपने अपने ऑप्शंस बंद कर रखे हैं, आपने अपने रिसोर्सेज जनरेट नहीं किए उस तरह से, और मिलिटरीली आप कमजोर हैं, तो आपको उसको बिल्टअप करने के लिए टाइम चाहिए। अगर टाइम चाहिए तो उसके लिए तरीका क्या है कि भाई ये आदमी जिसकी वजह से हमारे को हड़बड़ी मची हुई है, इससे कंप्रोमाइज कराओ ताकि हमें टाइम मिल पाए और हम अपना बिल्टअप कर पाए। आई एम सॉरी। डूबता है तो यूक्रेन डूबे, बिल्कुल मिनरल जाते हैं तो यूक्रेन के जाएं, लेकिन सही, यूरोपियंस के मुंह में पानी तो आएगा कि ये सारे रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आपको याद हो, मैंने एक दिन आपको ये बात अभी 2 दिन पहले बताई थी कि जैसे ही जब जिस दिन फियास्को हुआ है ज़ेलेंस्की और ट्रम्प वाला, उस दिन शाम को जब ये मिलने के लिए आ रहा था रात को इसके पास, ट्रम्प के पास में, और उस समय ये बात कही गई थी ऑफिशियली कि हाँ भाई इनकी डील होने वाली है। उसी दिन फ्रांस ने क्या कहा था, हम भी इस डील में शामिल होना चाहते हैं। ये वो बात है जिसकी तरफ चीमा साहब बात कर रहे हैं। तो मुँह में तो पानी आएगा ना भाई, मुँह में पानी आएगा, क्योंकि डील है, बिज़नेस है, सेल्फ इंटरेस्ट है। अपनी-अपनी सोसाइटी के लिए सबको ग्रोथ चाहिए। हर एक को चाहिए चिप बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज़ बनाने के लिए सबको ही चाहिए। सबकी आर्मामेंट की अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको भी ये चाहिए मिनरल्स। सो दैट्स हाउ इट इज़। वो ट्रम्प ले जाएगा, ट्रम्प फिर स्ट्रेटेजिकली एक एडवांटेजेस पोजीशन में चला जाएगा। एग्ज़ैक्टली। सो ये वो कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा, यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन होगी। और इसमें यूक्रेन भी पैसा डालेगा, यूक्रेन को भी फायदा होगा और बाकियों को भी फायदा होगा। कई लोगों का कहना यह है कि जनाब वो तो जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उसने ये पहले रिजेक्ट कर दी थी ये रिक्वेस्ट कि बिल्कुल। 500 अरब डॉलर मिनरल वेल्थ जो है, अब वो पीछे हट गया। वो कहता है 500 बात करूंगा तो 200-300 आएगा ना। देखिए ये है ट्रम्प, ये अमेरिका की डिफरेंट लीडरशिप है। और दूसरी बात ये भी उसने कहा कि मुझे उसने रशिया ने भी ऑफर कर दी है बिल्कुल। कि अब आपको आप, समझ आ रहा है कि रशिया ने ऑफ़र क्यों की थी? ताकि वो कंपैरेटिव ऑफ़र सामने रख सके कि देखो जी, तू नहीं तो तू सही। तो अगर आपको डाउन कराना है तो सामने वाले से एक ऑफ़र यूँ ही डलवा दी। जो है वो मिनरल्स ले लो, मैं रशिया से मिनरल्स ले लूंगा, हुँ, बात खत्म। हुँ। मुझे मिनरल्स लेने की जरूरत ही नहीं है किसी से, मुझे किसी से मिनरल्स लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों लूं उनसे मिनरल्स, हुँ, मैं क्यों लूं मिनरल्स उनसे। तो बात तो एग्ज़ैक्टली। फिर मजे की होगी ना, हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक है ना जनाब, एब्सोल्युटली। बात तो फिर मजे की हो गई। बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, और वो ये चीज है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने हाथ और पांव पीछे कर लिए। उन्होंने कहा जी सॉरी, हम कुछ नहीं करने जा रहे, हम किसी किस्म की आपकी कोई मदद नहीं करने जाए पाएं। यूक्रेन जाएं और ताल्लुकात ठीक करें, जाएं और अपने मामलात ट्रम्प के साथ ठीक करें। और इसमें फ़र्क ये देखिए दोस्तों कि जिस हड़बड़ी में जिस तरह से ब्रिटेन ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इन सब तमाम यूरोपियन मुल्कों की, इससे निकला क्या? निकला तो सिर्फ यही ना, जो जो चीमा साहब कह रहे हैं। तो एक जो हड़बड़ी के साथ में माइनस अमेरिका, एक तरह से नेटो की मुलाकात थी, और जब ये मुलाकात हुई और सबने बम्बास्टिक किस्म की स्टेटमेंट थी, तो आपने देखा अगले दिन खबरें क्या थी? बस नेटो टूटने जा रहा है, नेटो टूटने जा रहा है, नेटो खत्म होने जा रहा है। ये ड्रामे फालतू के, बाय गॉड! आई मीन ओवरनाइट ऐसे नेटवर्क नहीं टूटने वाला ना। सबके अपने इंटरेस्ट है भाई, मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ, इंटरेस्ट। तो वो कैसे कहाँ से एकदम से टूट जाएगा? तो वो सब नहीं हुआ है, मगर वो आपको हेडलाइन्स इस तरह दिखाई जाती हैं, आपको क्लिकबेट वाला जो थंबनेल है, वो इस तरह से दिखाए जाएँगे कि ओह! हो गया, ले लो। कुछ नहीं होता उससे। दिस इज अ मैसेज, दिस इज ए मैसेज।
दिस इज ए मैसेज, जाएं और अपने मामला ठीक करें, और वो ठीक कर लेंगे। कर क्या लेंगे, मतलब अपने फायदे में है ना भाई। जेलेंस्की को फायदा हो रहा है ना, जेलेंस्की पावर में बैठा रहेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं। डील भी कर ली, पैसे भी आ गए, इनका काम भी चल गया, पीस भी हो गई, खुद भी पावर में, और क्या चाहिए भाई? इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। लेकिन यूरोपियंस कहते हैं कि लेट्स मेक यूक्रेन ए कैजुअलिटी, ये कैजुअलिटी बन चुकी है। लेट्स मेक यूक्रेन अ कैजुअलिटी। दोस्तों, वो तो कैजुअलिटी 3 साल से है। 3 साल से यूक्रेन पिट ही तो रहा है, लगातार पिट रहा है। कोई कितने ही ड्रामे करे, असलियत तो यही है। माजरत चाहता हूं, ये कैजुअलिटी है। इस कैजुअलिटी को पहले उन्होंने इस्तेमाल किया, अब हम इस्तेमाल करते हैं कि इसको फ्रंट पे रख के बिल्कुल एक नई डील की जाए अमेरिका के साथ, एक नई डील की जाए विद इन यूरोप, एक नई डील होगी विद इन यूरोप। एक्चुअली मैं तो इसको ये कहता हूँ, मुझे लगता है ये सीधे सीधे एनकैश किया जा रहा है। यूक्रेन की इस जंग को यूरोप और अमेरिका अपने अपने इंटरेस्ट के लिए एनकैश कर रहे हैं। इन साइड लाइन्स ऑफ दिस रूस जो है उसका वैसे ही फायदा हो रहा है, तो मैंने जमीन मार ली, जाओ ऐश करो। तो आप तो देखिए, एवरीबडी अदर देन यूक्रेन इज अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर, एवरीबडी। एक नई डील होगी, वो क्या डील होगी देखते हैं। अब देखते हैं कितनी देर का ट्रूस होता है, क्या होता है, ट्रम्प किस चीजों पे रैगी होता है। और अब तो फ्रांस ने ये कह दिया अपना डिफेंस बढ़ाओ भाई, 3 से 3.5% पे ले जाओ, क्योंकि अब अमेरिका की ये प्रायोरिटी है। रशिया अपने आप को मिलिटराइज कर गया। तो अच्छा आप दोस्तों, एक बात बताओ, आपने कभी सोचा है यूरोप को अगर अपने आप को सिक्योर करना है तो यूरोप को क्या मारा मारी? अगर यूरोप ये कहे तो दरअसल यूरोप अगर 2 रुपए भी ना लगाए अपने डिफेंस में बढ़ा के और अपने आप को मजबूत रखे, और अगर न्यूक्लियर आर्म्स होना जो है वो एक सिक्योरिटी गारंटी है या डिटरेंट है, तो मित्रों मुझे एक बात तो बताइए, जरा से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में दो दो मुल्क न्यूक्लियर पावर बैठे हुए हैं, फ्रांस और यूके, यूक्रेन, ये जो अपना इंग्लैंड, दोनों के पास ये न्यूक्लियर आर्म्ड है। उसके बाद भी वो टिंगू सा जो मुल्क है यूरोप, जो छोटा सा कॉन्टिनेंट है, वो सिक्योर नहीं फील करेगा रशिया से। आई मीन व्हाट द हेल इज इट? 3 बम चाहिए टोटल खत्म करने के लिए। आज की तारीख में जिस तरह के न्यूक्लियर बम बनते हैं, 3 बम हो, मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। रशिया के पास में 3000 से ज्यादा बम है। अब बताइए, इट्स मुझे सीरियसली लगता है कि somebody has to think rationally about it. Basically, यूक्रेन इज अ डेड डील, वो खत्म हो गया। ये एक चेक है, ब्लैंक चेक, जिसको 3 पार्टियों ने अपने अपने हिस्से बनाकर उसमें से एनकैश कर लिया उसको, और वो 3 पार्टियां जो तय करेंगी वो आपस में तय करेंगी। बीच में जो यूक्रेन है वो खाली मौजूद होगा सिर झुका के मानने के लिए। वो अपनी कोई शर्त रख ही नहीं सकता। जैसे ट्रंप ने कहा था, यू डोंट हैव एनी कार्ड्स। सो बेसिकली यूक्रेन हैज नो कार्ड्स। सो बचा क्या? जो मैं कह रहा हूं वो मानो, दैट्स इट। अगर कभी यूरोपियन से पूछे ना, वो बड़े परेशान होते हैं। वो किस चीज से परेशान होते हैं आपको पता है? वो कहते हैं हमारी इकोनॉमी इतनी नहीं है, हम बड़े ब्लॉक का हिस्सा हैं, हमें अपने आप को दिफा भी करना है, हम कैसे जिसे है ना वो करें, हमें अपना दिफा भी करना है, हम बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है हमें, लेकिन हम बड़े क्लब में बैठते हैं। तो फिर जब बड़े क्लब में बैठते हैं तो फिर खर्चा तो बड़े क्लब का होगा। और बड़े क्लब का खर्चा क्या है कि पाइन पैसे इतने रखो। So now they are talking that we need 3 to 3.5% of the GDP, and 3 to 3.5% is a lot of money. तकरीबन 32 में से 23 मुल्क तो नहीं दे रहे 3%। मैं आपको एक और दो सवाल बताऊं, जरा कल्पना कीजिए इस बात की, अगर ये पीस नहीं होती, तो ये जो यूरोप जो है वो जो भाग रहा है भारत की तरफ को, और यहाँ पे फ्रांस भी वाले भी आ गए, तो जर्मनी वाले भी आ गए, तो स्पेन वाले भी आ गए, सब, और ईयू वाले भी आ रहे हैं। ये सब के सब जो आ रहे हैं, जो एफटीए करना चाह रहे हैं भारत से, जल्दी से जल्दी एफटीए करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली जब पैसा बनाएंगे अपना, तो आपको क्या लगता है वो यूक्रेन में लगाएंगे क्या उस पैसे को? अब उनको ये तो पता लग गया ना
कि आपको अमेरिका बीच रास्ते में छोड़ के कभी भाग सकता है। तो वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा पैसा फ़ौज पे नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है इसकी। अभी आज नहीं तो 2 दिन बाद उनको अकल आ जाएगी। वो कोई नहीं लगाएगा मिलिट्री में ज़्यादा पैसा। वो आर-एन-डी पे लगाएँगे, मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएँगे, नए 6th जनरेशन हवाई जहाज बनाएँगे, उनको हमें और आपको बेचेंगे और नोट बनाएँगे। उनको अपने आप को आर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। वो इन द प्रोसेस अपने आप हो जाएँगे आर्म ना, इन द प्रोसेस अपने आप आर्म्ड हो जाएँगे। सो आप ये आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये बेसिकली अपनी इकोनॉमी के लिए करेंगे जो करेंगे, और दरअसल होना भी यही चाहिए। इसमें गलत भी कुछ नहीं है। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वो अपना अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। यूक्रेन की ऐसी तैसी, जैसे कोई सीरिया पड़ा हुआ दुनिया में कहीं, वैसे यूक्रेन भी एक तरफ को पड़ा रहेगा। जैसे इराक में भी तेल है, लेकिन इराक का अब नाम नहीं सुनते आप, वैसे ही आप देखेंगे यूक्रेन भी बेमतलब का हो जाएगा। इसके जो मिनरल्स हैं वो खाने वाले खाते रहेंगे। कौन यूक्रेन, कहाँ का जेलेंस्की, कौन पूछता है? 2% भी नहीं दे रहे। Out of 32 countries, only 23 countries are giving 2% of the GDP in the NATO. पर दोस्तों ये देखिए, जो बात कहनी चाहिए, अगर 32 में से 22 कंट्रीज इस समय दे रहे हैं 2%, तो याद रहे कि जब पिछली बार ट्रंप आया था उसमें तो उस समय पे आप ये देखिए, उस समय पर 2% भी नहीं जाते थे। नो यू कंट्री कुड गिव यू, आई थिंक 3-4 कंट्रीज थी जो दे रही थी 2%। आज वो 22 पे है। तो ये चीज काम तो कर रही है। यूरोपियंस ने समझा तो है इस चीज को कि हमें जरूरत है इसकी। So let's see क्या होता है इसमें। बट वो जिसे कहते हैं ना, अब यूरोपियन यूनियन ने भी प्रेशर डाला है। हर कोई यूक्रेन को कुर्बानी का बकरा बनाएगा, बिल्कुल। और वो नजर आ रहा है भाई साहब, वो नजर आ रहा है। और नजर आया हो ना, मैं तो ये बात पहले दिन से जानता हूँ कि यूक्रेन के साथ ये होगा, और हमेशा से ये बात आपको कह भी रहा था कि यूक्रेन पिटेगा। देयर इज नो अदर विक्टिम देन द यूक्रेन, एंड दैट टू अपने ही नेताओं की वजह से, ज़ेलेंस्की की वजह से, उसके नाटो के साथ जो डील्स हैं उनकी वजह से, नाटो कंट्रीज को ब्लाइंडली फॉलो करने की वजह से, इस डिजायर की वजह से कि मुझे नाटो का मेंबर बनाया जाए। दिस वाज अ रेड हेयरिंग फॉर रशिया। यूक्रेन का नाटो में जाने का मतलब था, इट्स अ खतरे की घंटी रशिया के लिए, दैट दे कुड नॉट टेक। आप देखिए रॉबर्ट एफ कैनेडी भी यही कह रहे हैं। कुर्बानी का बकरा बनता नजर आ रहा है, और वो तैयार है। पहले अमेरिकन ने दिया, अब अमेरिकन उनसे वापस लेंगे। यूरोपियंस अपने लॉन्ग टर्म ताल्लुकात अमेरिका के साथ खराब नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ यूक्रेन। वो नहीं कुछ ऐसा करना चाहते, वो नहीं ऐसा कुछ करना चाहते, वो नहीं ऐसा कुछ करना चाहते जिससे चीजें ऐसी खराब हो। सो अब उन्होंने फैसला किया है कि ठीक है, फिर लेट्स, जिसे कहते हैं ना, इसको ऐसे ही चलने दे, इसको ऐसे ही चलने दे जैसे है। सो मित्रों, मुझे लगता है इसकी और बहुत जरूरत नहीं है कुछ मजाक को सुनने की। जो बेसिकली मैं इनको पॉइंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, मैं भी कि उससे अपने को पॉइंटर मिलते रहते हैं कि हम कोई पॉइंट भूल ना जाए। तो ये किस्सा है। हम अब आपसे मिलेंगे देर रात को, जो अपना 9 बजे 9:30 बजे जो व्लॉग करेंगे उसमें। और तब तक कि आप ये इसे देखें, एंजॉय करें और समझें, विचार करें। और हम मिलते हैं आपके साथ 9 या 9:30 बजे के करीब। उस समय पर हम आपसे और चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अपने इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पर, ये बताने के लिए कि आपके क्या ख्याल हैं। चाहे वो मुझसे मिलते हुए विचार ना हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप विचार जरूर लिखिएगा। वो इसलिए ताकि हम अपनी बातों को समझ सकें, एक दूसरे की बातों को, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपने विचार विनिमय के जरिए एक सही विचार को जन्म देते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ है। धन्यवाद आपका।